नमस्कार, मैं वाचल सिंह। कश्मीर घाटी में कल सेना ने बड़ी कामयाबी पाई। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू का खात्मा करके, और इसके पीछे ऑपरेशन जैकबूट का बड़ा मकसद था उसे मारने का। और ऑपरेशन जैकबूट जिसने शुरुआत की वो जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, और उन्हीं का बड़ा मकसद था। उनके ही सूची में जो जैकबूट जो ऑपरेशन था उसकी सूची में आखिरी नाम जो था वो रियाज नाइकू का था, और रियाज नाइकू के खात्मे के बाद ही जैकबूट ऑपरेशन का मकसद पूरा हुआ है। और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आतंकी रियाज नाइकू को मार गिराया। ये 8 साल से फरार था। इस पर 11 से ज़्यादा मामले इसके खिलाफ दर्ज थे और 12 लाख का इनाम था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और इसके पीछे जो हमने बताया कि इसके खात्मे के पीछे जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक अभियान था, और ये जो अभियान था उसे ऑपरेशन जैकबूट का नाम दिया गया था। घाटी में आतंक फैलाने वाले आतंकी बुरहान वानी को भी मारा गया था, और जितने भी आतंकवादी वहां पर बड़े आतंकवादी थे उनके खात्मे के लिए ही ये ऑपरेशन जैकबूट की शुरुआत की गई थी। एनएसए अजीत डोभाल ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जैकबूट उस समय लॉन्च किया था जब जम्मू और कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया में आतंकवादियों की ओर से आज़ाद इलाका घोषित किया जाने लगा था। उसमें बुरहान वानी के ग्रुप में कई आतंकवादी शामिल थे। इसमें सबरजार भट्ट, अफाक उल्लाह, आदिल खानडे, सद्दाम पद्दार और वसीम माला, नसीर पंडित, इस्फाक हामिद, तारिक पंडित और वसीम शाह जैसे, अनीस जैसे ये कई कश्मीरी थे जिनका नाम इसमें था। और साथ में ही बुरहान वानी और रियाज नाइकू जैसे बड़े आतंकवादी जो हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू थे, इनका भी नाम था। और इन सबको खत्म करने के लिए अजीत डोभाल ने, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया था जैकबूट। जो ऑपरेशन उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी उसका जो मकसद था वो उसका मकसद पूरा हो गया, जो रियाज नाइकू का खात्मा हुआ उसके बाद ही। और ये जो अभियान चलाया भारत ने, यानी अजीत डोभाल ने, ये किस तर्ज पे चलाया गया? ये इजराइल के तर्ज पर चलाया गया था कि जिस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया था आतंकवादियों के खात्मे के लिए। इजरायली सरकार ने म्यूनिक में आयोजित 1972 के समर ओलंपिक में मारे गए लोगों की मौत का बदला लेने के लिए, जो उनके लोग ओलंपिक में मारे गए थे उनका बदला लेने के पीएलओ के खिलाफ ये बेहद रहस्यमयी अभियान छेड़ा था। डोभाल ने भी इजरायली सरकार के ही तर्ज पर उन सभी कश्मीरी आतंकवादियों के खात्मे के लिए रूपरेखा ये तैयार की थी और ये ऑपरेशन चलाया था जो भी ये आतंकवादी थे उनके खात्मे के लिए। क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 8 साल से वो घाटी में सक्रिय था और किस तरीके से वो युवाओं को भड़काता था, युवाओं को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करता था, और जिसके बाद ये मारा गया। ये सभी आतंकी स्थानीय पुलिसकर्मियों को टॉर्चर करने लगे और उसके बाद उनके परिवारों को तंग कर रहे थे। उन्हें मार भी दिया जाता था ताकि वो आतंकवादी अभियानों में हिस्सा ना ले सकें। बुरहान का ये ग्रुप कई बार अलग अलग गाँव में बिना किसी डर के पार्टियों में भी मनाने लगा था, और ये ग्रुप पूरी मुखबरी की जो ताकतवर फौज खड़ी कर ली थी, ये आतंकी स्थानीय लोगों के बीच में पले बढ़े थे, इसलिए उनकी मदद करते रहते थे। तो जो स्थानीय लोग थे इन आतंकवादियों की मदद करते थे। जो आतंकवादियों के नाम हमने अभी आपको बताए, ये उन लोगों से ज़्यादा मेलजोल करते थे और ये ज़्यादातर पढ़े लिखे हुए थे। जो ये रियाज नाइकू था ये भी मैथमेटिक्स से एमएससी था और ये टीचर था। तो जो स्थानीय लोग थे उनको भड़काने के लिए, उनको आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, और इसी के खात्मे के लिए जो एनएसए अजीत डोभाल हैं उन्होंने ऑपरेशन जैकबूट तैयार किया था। और पाकिस्तान जो समर्थित कश्मीर युवाओं के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने से अजीत डोभाल थोड़े चिंतित हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति और सुरक्षा बलों की क्षमता पर पूरा भरोसा उनको था, और उसके बाद उन्होंने ये ऑपरेशन बनाया। अजीत डोभाल को इन चुनौतियों और परिस्थितियों से निपटने के लिए खड़ा और बड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई थी। डोभाल ने इसके लिए कश्मीर में अपने आंख कान नाक कहे जाने वाले सोर्स का भी सहारा लिया था। डोभाल ने इन आंख कान के बारे में सुरक्षा बलों को भी ज़्यादा पता नहीं होता। इनकी जो अजीत डोभाल है एनएसए, इनकी खुद की ये इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस सर्किल में इन्हें डोभाल साहब के एसेट्स भी कहा जाता है, और इन्हीं की मदद से उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन, ये जो जैकबूट ऑपरेशन था, पूरे ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया है। और एनएसए अजीत डोभाल ने इन एसेट्स के बदौलत ही ऑपरेशन जैकबूट का खाका तैयार किया था और उसे अंजाम तक पहुँचाने में जुट गए थे।
और ऑपरेशन के तहत मार गिराए जाने वाले आतंकवादियों के लिस्ट में बुरहान के इन 10 साथियों के भी नाम शामिल थे। जो 10 साथियों से घिरे हुए बुरहान वाली की तस्वीर वायरल हुई थी, जो हमने काफ़ी पहले देखी थी, जो तस्वीर वायरल हो रही थी और बेखौफ उन्होंने फोटो खिंचवाकर वायरल करवाई थी। उसके बाद ही एनएसए अजीत डोभाल ने ये तय कर लिया था कि इनका खात्मा करके ही रहेंगे, जिसके बाद जैकबूट ऑपरेशन की शुरुआत की थी। और इससे पहले 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को मार गिराया था और उसके बाद अब रियाज नाइकू को भी खत्म कर दिया गया और इसके बाद ही ऑपरेशन जैकबूट का मकसद पूरा हो गया है। और वहीं इन आतंकवादियों को लेकर आईजी विजय कुमार ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि 4 महीने में आतंकवाद के खिलाफ से सेना ने 27 ऑपरेशन चलाए हैं। तो आईजी विजय कुमार का ये जो बड़ा खुलासा है आतंकवादियों को लेकर, उन्होंने ये भी बताया है कि हंदवाड़ा मुठभेड़ में पाकिस्तान का टॉप लश्कर ये तौबा कमांडर हैदर मारा गया था। जो हमने इससे पहले आपको बताया था कि जहां पर हमारे सेना के जवान शहीद हो गए थे, वहां पर हैदर नाम का एक आतंकवादी मारा गया था। वो टॉप लश्कर ये तौबा का कमांडर था, वो पाकिस्तान का ही आतंकवादी था और जो हैदर मारा गया था। और आईजी विजय कुमार ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ये तौबा के जो आतंकवादी पाकिस्तान के हैं, उन्होंने इस संगठन का अलग नाम दे दिया और TRF नाम दे दिया था उन्होंने। और पाकिस्तान ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसको डर था कि FATF कहीं उसे ब्लैकलिस्ट ना कर दे, जिसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि हमने लश्कर ये तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन को बैन कर दिया है। लेकिन उन्हीं के आतंकवादी हैं जिन्होंने अलग संगठन का नाम दिया और उन्हीं के आतंकवादी जो ये कश्मीर में लगातार दहशतगर्दी करते आए हैं। और इससे पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी ही दहशतगर्दी की वजह से हिंदुस्तान ने कश्मीर में जो फोर्स उतारी है सिर्फ और सिर्फ उनकी दहशतगर्दी की वजह से। इसलिए उन्होंने ये नाम चेंज करके उन्होंने ये संगठन के जितने भी उनके आतंकवादी थे वो अलग संगठन में उन्होंने नाम दे दिया था, क्योंकि FATF ने इससे पहले भी कई बार चेतावनी दे रखी है पाकिस्तान को कि अगर आपकी टेरर फंडिंग नहीं रुकी तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कर दिया गया है और ये जो FATF लिस्ट देती है, ये आखिर इससे पाकिस्तान डरता क्यों है या किसी भी देश के लिए ये क्यों खतरनाक होता है। तो आपको बता दें कि FATF अगर किसी को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल देती है तो उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में दिक्कत आती है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से उसे कर्ज मिलने में दिक्कत आ सकती है और अगर वो ब्लैक लिस्ट हो गया, उससे बचने के लिए जो उसको कर्ज मिल रहे हैं वो उसको आतंकवादियों को फंड कर रहा है, आतंकवादी संगठनों को फंड कर रहा है और इसलिए ब्लैक लिस्ट होने के खतरे से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो आईजी विजय कुमार ने ये बड़े खुलासे किए और साथ में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 6 महीने से ही नाइकू के पीछे पूरी टीम लगी हुई थी। जो रियाज नाइकू था उसके पीछे 6 महीने से पूरी टीम लगी हुई थी और आखिरकार उसका खात्मा कर ही दिया गया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि रियाज नाइकू के साथ उसका साथी भी मारा गया है और साथ में ही उन्होंने ये भी बताया कि 4 महीने में सेना ने 27 ऑपरेशन चलाया और इस 27 ऑपरेशन में बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। और जो हैदर को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि वो पाकिस्तान का ही आतंकवादी था, लश्कर ये तौबा का टॉप कमांडर था। और साथ में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो प्रमुख बुरहान वानी था, उसके बाद नाइकू सबसे वंचित आतंकवादी था, यानी कि बुरहान वानी के मरने के बाद ही रियाज नाइकू ने पूरा जो कमांड थी वो अपने हाथों में ले रखी थी। जो आतंकवादी वहां पर जो संगठन चल रहे थे उनको वो प्रेरित कर रहा था, जो स्थानीय लोग थे पत्थरबाजी के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा कि उसके मरने के बाद पत्थरबाजी हुई, लेकिन वहां पर जो सेना थी उसने उसे कंट्रोल कर लिया। साथ में ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उसे अपना गुरु मानते थे और वो पढ़ा लिखा होने के वजह से ही, और साथ में ही वो इंटरनेट का भी इस्तेमाल करता था। इससे पहले ही जब लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाला था और उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक सेना है, सेना पर हमला कीजिए। जिसके बाद सेना पर हमले बढ़ गए थे और सेना के जवानों को अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। तो लगातार जो कश्मीर घाटी में जो लगातार आतंकवादी पनप रहे थे, जो आतंक फैला रहे थे, उनके खात्मे के लिए ही 6 महीने से ये पूरी टीम लग रही थी। और उसके बाद 3 दिन तक ये ऑपरेशन चलाया गया। इसमें CRPF से लेकर सेना और लोकल पुलिस तीनों का इन्वॉल्वमेंट था। ये जॉइंट ऑपरेशन था और जिसके बाद रियाज नाइकू मारा गया।
और यहीं पर इसी बात को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी यही बात कही कि ये पाकिस्तान का ही आतंकवादी था और पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता आ रहा है, वो ब्लैक लिस्ट होने के खतरे से ही ये कहता आ रहा है कि ये हमारे आतंकवादी नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं ये वही हैं जो कश्मीरियों पर अत्याचार होता है, ऐसा आरोप पाकिस्तान लगा रहा था। उसकी वजह से ही ये ऐसा आतंक कश्मीर में फैल रहा है। लेकिन उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, चाहे पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले इन आतंकवादियों के नाम छिपाने के लिए, या वो बोले ये हमारे यहाँ के नहीं थे, या जो फंडिंग हो रही है वो पाकिस्तान से नहीं हो रही। लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ही ऐसे टेररिस्टों को फंडिंग करता है, जिसके बाद पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट होने का खतरा पाकिस्तान के सर पर मंडरा रहा है।